सकते हैं। सवाल हमारे स्क्रीन पर पहला आया है कि एक गोलाकार दर्पण के परावर्ती पृष्ठ के मध्य एक बिंदु होता है, उसे क्या कहते हैं। यानी गोलीय दर्पण होता है उसके मध्य में, गोलीय दर्पण के मध्य में एक बिंदु है, उसको किस नाम से जानते हैं। तो गोलीय दर्पण चाहे वो अवतल दर्पण हो या फिर उत्तल दर्पण हो, दोनों दर्पण के केस में जो दर्पण के परावर्ती सतह के मध्य में जो यह बिंदु होता है, इस बिंदु को क्या कहा जाता है। तो इस बिंदु को P के नाम से जानते हैं, पोल यानी ध्रुव। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा कि गोलीय दर्पण के परावर्ती सतह के मध्य में जो बिंदु होता है उसको किस नाम से जानते हैं। तो उसको जानते हैं ध्रुव के नाम से। किस नाम से जानते हैं, ध्रुव के नाम से। और ध्रुव से जो सीधी रेखा खींची जाती है इसी को कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, यानी जो है प्रधान अक्ष के नाम से जानते हैं। और इसी प्रिंसिपल एक्सिस पर जो है वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी होती है। वक्रता त्रिज्या यानी वक्रता केंद्र C है और फोकस F है। तो ये फोकस दूरी जो होती है F, वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ये भी याद रखिएगा आप गोलीय दर्पण के केस में। और इस प्रकार जो है यहाँ पर ये C, P और F ये सभी एक सीध में है, एक लाइन में है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारे स्क्रीन पर कि किसी चालक में विद्युत धारा उत्पन्न ऊष्मा को किस रूप में निरूपित करता है। किसी चालक में विद्युत धारा जो है द्वारा ऊष्मा जो उत्पन्न होता है, विद्युत धारा के द्वारा उत्पन्न ऊष्मा को किस रूप में निरूपित किया जाता है। यहाँ पर हीट के लिए पूछा जा रहा है कि हीट को किस रूप में निरूपित करेंगे। तो विद्युत धारा के लिए जो है IV = IR होता है। यहाँ पर वोल्टेज = करेंट इंटू रेजिस्टेंस, यानी V = IR है। इसी फार्मूला से हम लोग निकालते हैं V = H, यानी ऊष्मा जो है वह होता है I²RT, जहाँ I जो है यह करेंट है, I क्या है, यह विद्युत धारा है, R जो है यह प्रतिरोध है, यानी रेजिस्टेंस है R प्रतिरोध, और T जो है धारा बहने का समय है, यानी जितना देर के लिए जो है जितना देर तक धारा प्रवाहित होगा उसी अकॉर्डिंगली, उसी के हिसाब से जो है वहाँ पर हीट उत्पन्न होगी, ऊष्मा उत्पन्न होगी। यानी ऑप्शन बी जो है दूसरा नंबर प्रश्न के लिए ऑप्शन बी सबसे करेक्ट आंसर है। दोस्तों हम एक एक महत्वपूर्ण प्रश्नों को पूरे व्याख्या के साथ आपके लिए डील करते चलेंगे, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि अगला हर अपडेट्स आप तक सबसे पहले आए। सवाल है कि निम्न में से कौन सी एक रासायनिक अभिक्रिया है। यानी रासायनिक अभिक्रिया का मतलब ये है कि रासायनिक परिवर्तन की भी कह सकते हैं आप, कि एक बार जब वह अभिक्रिया हो जाए, वह परिवर्तन हो जाए, तो दोबारा फिर वह वापस अपने अवस्था में नहीं लौटेगा। यह कौन सी अभिक्रिया है। बर्फ़ का पिघलना, बर्फ़ पिघल करके पानी बनेगा और फिर उस पानी को हम लोग फ्रीजिंग करके बर्फ़ बना सकते हैं, तो यह भौतिक परिवर्तन है या भौतिक अभिक्रिया में चला जाएगा। उसके बाद है आयोडीन क्रिस्टल का ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन कहते हैं कि अगर गर्म करें तो ठोस से सीधा गैसीय अवस्था में पहुंच जाए और बिना द्रव में बदले, और जब ठंडा करे तो गैस से सीधा ठोस हो जाए बिना द्रव में बदले, तो आयोडीन क्रिस्टल का ऊर्ध्वपातन होगा। फिर उसे ठंडा करेंगे, आयोडीन क्रिस्टल हो जाएगा। गीले कपड़े का सूखना, गीला कपड़ा सूख जाएगा, फिर पानी से हम उसे भिगो सकते हैं। ये सारा भौतिक परिवर्तन है, यानी एक बार परिवर्तन हो जा रहा है पुनः उस वापस स्टेट में लौट आता है। लेकिन मक्खन का खट्टा होना, एक बार जब मक्खन खट्टा हो जाएगा तो फिर वह जो है क्या होगा, वह मक्खन दोबारा फिर हमें उस प्रकार का स्वादिष्ट नहीं बन सकता है। यह एक रासायनिक अभिक्रिया है। और उसी प्रकार दूध से दही जमना रासायनिक अभिक्रिया है। लोहे पर जंग लगना, कोयला का जलना, कागज़ का जलना, ये सारा जो है एक रासायनिक अभिक्रिया है। यानी एक बार जब ये परिवर्तन हो जाता है तो पुनः इस स्टेट में वापस दोबारा नहीं आ पाता है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल चौथा है कि यांत्रिक ऊर्जा किसके बराबर होता है। यांत्रिक ऊर्जा यानी मैकेनिकल एनर्जी इसमें से किसके बराबर होता है। तो यांत्रिक ऊर्जा बराबर होता है, याद रखिएगा, कि जैसे अगर आप किसी बस में, चलती हुई बस में बैठे हैं, तो आप बैठे हैं तो आपके बैठे होने की वजह से
आपके पास स्थितिज ऊर्जा है, और चूंकि बस गति में है तो इस वजह से गतिज ऊर्जा भी है। तो वहाँ पर आपके पास जो है यांत्रिक ऊर्जा की बात आएगी, मैकेनिकल एनर्जी, क्योंकि यांत्रिक ऊर्जा जो होता है वह गतिज और स्थितिज ऊर्जा दोनों का क्या होता है, गतिज और स्थितिज ऊर्जा का योग होता है, उसको हम लोग यांत्रिक ऊर्जा के नाम से जानते हैं। चौथा का ऑप्शन डी होगा। याद रखिएगा, गतिज ऊर्जा के लिए जो होता है वह हाफ mv², गतिज ऊर्जा निकालने का फॉर्मूला क्या है, हाफ mv², जहाँ पे m जो है वस्तु का द्रव्यमान है और v जिस वेलोसिटी से, जिस वेग से वस्तु गति में है वो v है। तो यहाँ पर वेग बढ़ने से या द्रव्यमान बढ़ने से वस्तु की गतिज ऊर्जा बढ़ती है। उसी प्रकार जो है स्थितिज ऊर्जा के लिए जो फॉर्मूला होता है उसको mgh के नाम से जानते हैं, यानी m वस्तु का द्रव्यमान, g जो है ग्रेविटी है और h जो है वो हाइट है। तो यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा अगर द्रव्यमान बढ़ता है या वस्तु का हाइट बढ़ता है तो भी वहाँ पर स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगा। मिसाल के तौर पर ऐसे समझिए कि अगर कोई 10 kg का वस्तु पृथ्वी पर या ज़मीन पर रखा हुआ है और यही 10 kg का वस्तु छत पर रखा हुआ है, दोनों विराम अवस्था में है, दोनों में स्थितिज ऊर्जा है, लेकिन जो वस्तु छत पर रखा है उसका स्थितिज ऊर्जा अधिक होगा। क्यों? क्योंकि उसमें h का मान बढ़ जाएगा, और जो ज़मीन पर रखा हुआ वस्तु होगा उसका स्थितिज ऊर्जा कम होगा, क्योंकि h का मान उसका कम रहेगा। तो यांत्रिक ऊर्जा गतिज और स्थितिज ऊर्जा का योग है, और याद रखिएगा गतिज ऊर्जा का जो फॉर्मूला है वो हाफ mv² है और स्थितिज ऊर्जा के लिए mgh है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि निम्न में से कौन सा घोल विद्युत का चालक नहीं है? विद्युत का चालक इसमें से कौन सा घोल नहीं है? सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH का घोल जो है यह विद्युत का सुचालक होता है। एसिटिक अम्ल का जो घोल है यह भी विद्युत का सुचालक होता है। चाहे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या HCl का जो घोल है यह भी विद्युत का सुचालक होता है। तो जो विद्युत का सुचालक नहीं है वह है ग्लूकोज का घोल, यानी ऑप्शन बी 5वां नंबर प्रश्न का सबसे करेक्ट आंसर है। एक एक महत्वपूर्ण प्रश्न को हम कवर कर रहे हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी प्रकार के प्रश्न अक्सर बार बार पूछे जाते हैं परीक्षाओं में। सवाल है कि जब प्रकाश की किरण एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में यात्रा करती है तो किस दिशा में मुड़ती है? ध्यान से पढ़िएगा प्रश्न को। कह रहा है कि जब प्रकाश की किरण एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में यात्रा करती है तो वहाँ पर क्या होता है? जैसे सघन माध्यम की अगर हम बात करें कि प्रकाश की किरण अगर कांच से इधर हवा में प्रवेश करती है तो क्या होगा? तो जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल में आएगी तो वहाँ पर क्या होगा कि वह प्रकाश की किरण अभिलंब से दूर और तेज गति से गमन करेगी, क्योंकि सघन माध्यम में प्रकाश की चाल कम हो जाती है, विरल माध्यम में प्रकाश की चाल बढ़ जाती है। और सघन माध्यम में जब प्रकाश की किरण इंटर करती है तो अभिलंब की ओर मुड़ती है, और विरल माध्यम में जब जाती है तो अभिलंब से दूर भागती है। यहाँ पर हम लोग कांच और हवा का उदाहरण लिए हैं। कांच से अगर यहाँ पर ये मान लीजिए कि जो है यह P जो है इसका परपेंडिकुलर है, अभिलंब है, और किरण जो है ये I किरण आ रही है, तो ये I किरण जो है यहाँ पर जब कांच से हवा में इंटर करती है, रिफ्रैक्टिव रे जो R बनती है, तो यह अभिलंब से दूर जाती है और जो है यह तेज गति में जाती है, क्योंकि इसका माध्यम विरल हो जाता है। इस प्रकार ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा कि अभिलंब से दूर और गति बढ़ जाएगी, अभिलंब से दूर और गति बढ़ जाएगी। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल अगला है कि निम्नलिखित उपकरणों में से कौन सा चालक में विभवांतर बनाए रखने में मदद करता है? ध्यान से पढ़िएगा। निम्नलिखित उपकरणों में से उपकरण का नाम है कौन सा चालक में विभवांतर यानी वोल्टेज को मेंटेन रखता है? वोल्टेज को मेंटेन रखने का काम कौन करता है? ए मीटर से करंट की माप करते हैं। ध्यान से पढ़िएगा। ए मीटर से क्या करते हैं? करंट मापते हैं, विद्युत धारा की माप करते हैं। किसी भी सर्किट में विद्युत धारा मापना हो तो किससे मापेंगे? ए मीटर से। वोल्ट मीटर से वोल्टेज को किसी भी परिपथ में जो धारा है परिपथ में विभवांतर को मापने का काम क्या करेंगे? वोल्ट मीटर से मापेंगे। गैल्वेनोमीटर जो है इससे जो है ये गैल्वेनोमीटर से हम लोग जनरली प्रतिरोध को मापते हैं। और यहाँ पर चूँकि सेल और बैटरी बचता है, सेल या बैटरी जो किसी भी परिपथ में या उपकरण में विभवांतर को बनाए रखने में मदद करता है। सवाल अगला है
कि किसी वस्तु का विस्थापन हमेशा होता है। जी हाँ, वस्तु का विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट, वस्तु का विस्थापन क्या होगा? तो विस्थापन को पहले समझिए कि अगर कोई ए से वस्तु बी तक की दूरी तय करती है, ए से बी तक की दूरी किधर से तय करती है? सी होकर के वो तय करती है, ऐसे तय करती है। तो ए से बी की जो न्यूनतम दूरी है यह विस्थापन कहलाता है। ये सी होकर के दूरी तय की, लेकिन जो न्यूनतम सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, दो बिंदु के बीच की जो सबसे न्यूनतम दूरी होती है वह विस्थापन कहलाता है। तो यहाँ पर ए से बी की दूरी क्या है? विस्थापन है। अगर विस्थापन की अगर हम बात करें तो कभी कभी केस में क्या होता है कि हम यहाँ से ए से चलना प्रारंभ किए और फिर घूमते हुए फिर कहाँ पहुँच गए? बिंदु ए पर ही पहुँच गए। तो ऐसे केस में यहाँ पर धनात्मक था, यहाँ पर हमारा जो है डिस्प्लेसमेंट वह शून्य हो जाता है, क्योंकि जो जिस पॉइंट से चलना शुरू करते हैं और जिस पॉइंट तक पहुंच जाते हैं दोनों पॉइंट एक ही हो जाता है, तो वहां पर विस्थापन क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। तो उसी प्रकार जो विस्थापन है वो ऋणात्मक भी होता है, शून्य भी होता है, धनात्मक भी होता है। तो यानी ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा कि ये सभी केस ऐसा बनता है कि विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य होता है। सवाल अगले की ओर बढ़ते हैं। सवाल 9वां है हमारे स्क्रीन पर कि प्राचीन काल के जानवरों, पौधों एवं अन्य जीवों के संरक्षित अवशेष या चिन्हों का अध्ययन विज्ञान क्या कहलाता है? जी हाँ, फिर से पढ़िएगा कि प्राचीन काल के जानवरों, पौधों एवं अन्य जीवों के संरक्षित अवशेष या चिन्हों का जो अध्ययन का विज्ञान है यह पैलियोंटोलॉजी कहलाता है। पैलियोंटोलॉजी यानी ऑप्शन सी के नाम से जाना जाएगा। एंथ्रोपोलॉजी है ऑप्शन ए में। एंथ्रोपोलॉजी में क्या है कि यह मानव के विकास, रीति रिवाज, इतिहास, परंपरा इत्यादि का अध्ययन बताता है। किसका? एंथ्रोपोलॉजी क्या बताता है? मानव का विकास, उसका रीति रिवाज, उसका इतिहास, उसका परंपरा, इसको बताता है कौन? एंथ्रोपोलॉजी। और आर्कियोलॉजी है, यह पुरातात्विक विज्ञान है। पुरातात्विक विज्ञान का मतलब ये है कि जैसे अवशेष के बारे में अगर अध्ययन करते हैं, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष का जो अध्ययन हुआ तो वो आर्कियोलॉजी कहलाता है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है ASI, ये इंडिया का एक ये है मतलब संस्था है जो इसका अध्ययन करता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल है कि ऑस्टियोपोरोसिस रोग किससे संबंधित है? हृदय, गुर्दा, फेफड़ा या फिर हड्डी? तो ऑस्टियोपोरोसिस जो है, ऑस्टो से ऑस्टियोपोरोसिस है, याद रखिएगा। ऑस्टो से जो रोग होता है वो जनरली विटामिन डी की कमी से होता है, और विटामिन डी की कमी से जो है हड्डी से संबंधित है। इसी विटामिन डी की कमी से जो बच्चों में रोग होता है उसको रिकेटस के नाम से जानते हैं, और जो वयस्क में जो रोग होता है उसको ऑस्टियोपोरोसिस के नाम से जानते हैं। विटामिन डी की कमी से वयस्कों में होने वाला रोग ऑस्टियोपोरोसिस कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑस्टियोपोरोसिस कहलाता है। और बच्चा को होने वाला रोग जाती है तो परवाल भित्ति जो है ये कैम्बे की खाड़ी में पाई जाती है। ऑप्शन सी इसका सबसे सही जवाब है। अगला सवाल है कि ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय इनमें से कहाँ अवस्थित है? जी हाँ, 12वां नंबर प्रश्न है कि ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय इनमें से कहाँ अवस्थित है? तो ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय नीदरलैंड में स्थित है। कहाँ स्थित है? नीदरलैंड में स्थित है। 12 का ए सबसे करेक्ट आंसर है। दोस्तों, अगर आप हमसे पहले उत्तर कर पा रहे तो आप भी कमेंट करके बताएं, और साथ ही साथ हम फिर आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि अगला हर अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुंचे। प्रश्न है कि पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को किसने प्रस्तावित किया था? पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को प्रस्तावित करने का कार्य टांसले महोदय के द्वारा किया गया। ऑप्शन सी इसका सबसे सही जवाब है। सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र से अर्थ ये है, कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का अर्थ ये है कि इसमें कौन सा ऐसा पारिस्थितिकी तंत्र है
जो है डायरेक्ट ये कि नहीं है। तो अगर हम लोग बात करें, वन है, घास का मैदान है, झील है, ये सभी प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र है। हालांकि धान की उपज भी जो है प्राकृतिक के आधार पर ही होता है, लेकिन धान के खेत का जो ये है, अगर हम लोग बात करें तो धान का बीज अलग किसान बोते हैं, फिर उस बीज को उखाड़ करके जो है अलग उसे रोपते हैं और फिर धान की खेती की तैयारी करते हैं, और किसान अपने हिसाब से जो है किस खेत में हमें कौन सा धान का पौधा लगाना है ये बात वो तय करते हैं। और बाकी ये तीन जो है, झील, घास का मैदान और वन, ये तीनों जो है प्राकृतिक के हिसाब से होता है। इसमें जो है किसानों का कोई रोल नहीं होता कि कहाँ पर झील रहेगा, कहाँ घास का मैदान होगा और कहाँ वन और जंगल होंगे। हाँ, किसान जो है या लोग, इंसान जो है वह वनों की कटाई कर देते हैं, घास के मैदान को हटा करके जो है वहाँ पर खेती योग्य या भूमि या फिर कल कारखाने स्थापित कर लेते हैं, लेकिन ये सभी प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र है। वहीं धान की खेती जो है, ये किसान अपने हिसाब से धान का पौधा लगा करके एक पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करता है। तो इसलिए यह ऑप्शन ए 14वां नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। सवाल अगला है कि एक घास स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र के खाद्य श्रृंखला में विभिन्न घटकों का सही क्रम क्या है। एक घास स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र के खाद्य श्रृंखला में विभिन्न घटकों का सही क्रम पूछा जा रहा है, यानी खाद्य श्रृंखला जो बना हुआ है इसमें से कौन सा सही क्रम है। तो सबसे अगर हम लोग ध्यान से देखें, 4 ऑप्शंस है, चारों ऑप्शंस में घास है, मेढक है, टिड्डा है, सांप है, ये 4 है चारों में। तो सही क्रम पूछा जा रहा है। तो अगर हम लोग देखें तो उत्पादक के रूप में घास आ जाएगा, यह उत्पादक हो जाएगा। उत्पादक क्या, घास हो गया जो उत्पादक का काम करेगा। उसके बाद प्राथमिक उपभोक्ता हो जाएगा कौन, टिड्डा। टिड्डा जो है यह प्राथमिक उपभोक्ता हो जाएगा जो घास को खाएगा। टिड्डा को खाएगा मेढक, मेढक जो है द्वितीय उपभोक्ता के रूप में जाना जाएगा, और मेढक को खाएगा सर्प। तो इस प्रकार अगर हम लोग देखें कि जो सही क्रम है वो ऑप्शन सी है कि घास जो है जो कि उत्पादक है, और घास को खाएगा टिड्डा जो कि प्राथमिक उपभोक्ता है, टिड्डा को खाएगा मेढक और मेढक को सर्प। तो ये एक पारिस्थितिकी तंत्र के घटक का सही क्रम है जो ऑप्शन सी में स्थित है। अर्थात 15वां नंबर प्रश्न का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी के रूप में जाना जाएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल अगला है कि एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा की मात्रा एक पोषण स्तर से अन्य पोषण स्तर में स्थानांतरण के परिणाम पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो पारिस्थितिकी तंत्र में जब ऊर्जा एक पोषण स्तर से अन्य पोषण स्तर में जब उसका स्थानांतरण होता है, उसका ट्रांसफ़र होता है, तो वहाँ पर असर ये पड़ता है कि वो घटता है, लेवल घटता है। अर्थात 16 का ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। सवाल अगला है कि दक्षिणी गंगोत्री निम्न में से कहाँ अवस्थित है। दक्षिणी गंगोत्री जो है यह भारत का एक प्रमुख अनुसंधान केंद्र है जो कहाँ स्थित है, तो यह श्वेत महादेश के नाम से जाना जाने वाला अंटार्कटिका में स्थित है दक्षिणी गंगोत्री। अर्थात ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा कि अंटार्कटिका में भारत का जो अनुसंधान है वो दक्षिणी गंगोत्री से जाना जाता है, स्थित है। अगला प्रश्न है हमारे स्क्रीन पर कि जंतर मंतर का निर्माण निम्नलिखित में से किसके द्वारा करवाया गया था। तो दोस्तों जंतर मंतर का निर्माण जो है ये जंतर मंतर का निर्माण राजा जयसिंह के द्वारा, सवाई जयसिंह राजा जयसिंह के द्वारा कराया गया। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये नक्षत्र और खगोल विज्ञान पर अनुसंधान करने के लिए कराया गया था। इसका निर्माण जो है दिल्ली में, जयपुर में, लखनऊ में, इन सारे जगहों पर जो है नक्षत्र एवं ये विज्ञान की खगोलीय विज्ञान की जो है अनुसंधान के लिए उस पर जो है ये कराया गया था। ये राजा जयसिंह के द्वारा जंतर मंतर का निर्माण कराया गया था। आज भी जंतर मंतर जो है यह जयपुर में, लखनऊ में, दिल्ली में स्थित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल अगला है कि भारतीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का जनक किसे माना जाता है। भारतीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का जनक जो हमारे स्क्रीन पर वैज्ञानिकों के नाम हैं, एस भटनागर है, एस चंद्रशेखर हैं, एपीजे अब्दुल कलाम हैं और होमी जहांगीर भाभा है। तो भारतीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के जनक की बात अगर की जाएगी कि भारतीय ऊर्जा परमाणु कार्यक्रम के जनक वो होमी जहांगीर भाभा थे। ऑप्शन डी इसका सबसे 19वां नंबर प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है कि 2011 भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार बिहार राज्य का लिंगा अनुपात क्या है।
तो 2011 के बाद चूँकि अभी कोई जनगणना नहीं हुआ है, इसलिए जो है अभी जो भी आंकड़े हैं वो 2011 के जनगणना के अनुसार है। इसके पश्चात अब जो है जनगणना की स्थिति बननी है। 2026 में जाति आधारित गणना पूरे भारत में होना है। हालांकि 2023 में बिहार में जाति आधारित गणना हुए थे, उसका रिपोर्ट भी आ चुका है। अब 2026 में संपूर्ण भारत में जाति आधारित गणना होना है, तो उसका रिपोर्ट जब आएगा फिर आंकड़े बदलेंगे। अभी जो आंकड़े हैं हमारे पास वो 2011 के जनगणना के अनुसार है। बिहार में जो महिलाओं की स्थिति है, प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं की स्थिति, जिसको लिंगानुपात के नाम से जानते हैं, वह केवल 918 है, जो कि एक चिंताजनक विषय है। हालांकि पूरे भारत में अगर बात की जाए तो सबसे कम लिंगानुपात जो है वो हरियाणा राज्य का रहा है और सबसे अधिक लिंगानुपात केरल का रहा है। बिहार का भी लिंगानुपात कम है, अभी मतलब प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या केवल 918 रहा है, तो यह लिंगानुपात कम है। तो इस प्रकार जो है यहाँ 20वां का ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों अभी हम जो है जनरल स्टडीज में से, जिसमें से हम लोग अगर बात करें कि इतिहास, भूगोल और भारतीय संविधान से रिलेटेड जो है या जो प्रश्न देखे हैं, यह 20 महत्वपूर्ण प्रश्न को इस क्लास में देखे हैं। फिर हम अगले क्लास लेकर के आपके लिए जल्द उपलब्ध होंगे अगले दिन। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि अगला हर अपडेट्स आप तक मिले। हम मिलते हैं अगले सेट के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।